हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 16 विच टॉक्स अबाउट लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस, राइट। तो अब आप देखोगे ना, चैप्टर 16 इंडेक्स में तो आपको ऑब्वियसली एक सिंगल चैप्टर के तौर पे दे दिया कि चैप्टर 16 हो गया, या मैं 17 की बात करूं। लेकिन जब हम इसके डिटेल में जाते हैं तो हम अपने मॉड्यूल में देखेंगे इनको यूनिट्स में बाइफर्केट किया गया है, करेक्ट। अच्छा है, आपको अभी हम फैक्ट्रीज एक्ट की बात करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट 1 ऑफ 16 चैप्टर में। देन हम यूनिट 2 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात करते हैं, एंड थर्ड यूनिट में दैट मीन्स चैप्टर 16 यूनिट 3 में हम एडोलसेंट से रिलेटेड कि कौन एडोलसेंट होते हैं, क्या वो काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इसको स्प्लिट कर दिया गया है 3 यूनिट्स के अंदर, राइट। अब पहला यूनिट बात करता है फैक्ट्रीज एक्ट की, और मैंने इसके अंदर ऑब्वियसली ये कोशिश करी है कि जो मॉड्यूल के बैक साइड में लाइक आफ्टर द चैप्टर जो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं, उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट करने की, सो दैट आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो यू नो ऑलरेडी नो कि इसमें से अच्छा ये टॉपिक पीछे मतलब क्वेश्चन दिया गया है, सो इट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन। एंड बहुत बार ऐसा होता है, हम देखो स्कैनर्स तो रेफर कर लेते हैं ना, स्कैनर इज व्हाट बेसिकली पास ईयर क्वेश्चंस, तो वो तो हम चलो रेफर कर लेते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट क्या करता है, बहुत बार मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी आपके सामने पुट अप कर देता है। सो टू एक्ट स्मार्ट, टू प्ले स्मार्ट, आपको वो क्वेश्चंस भी आने चाहिए, राइट। और वो होते कहीं से नहीं है, इसी चैप्टर के ही हैं, राइट। इट इज जस्ट कि हम वो टॉपिक्स को शायद उतना, या कई बार होता है कि हम पढ़ते भी हैं और कई बार होता है कि हम वो स्किप कर देते हैं। तो मेक श्योर कि आपने मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, उस वजह से मैंने वो क्वेश्चंस को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो चलो फैक्ट्रीज एक्ट स्टार्ट करते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हम इसके अंदर क्या क्या बात करेंगे, हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे, एंड एक गुड वर्किंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, राइट। एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पे सबका काम करने का मन करे, सबकी सेहत को ध्यान में रखा जाए, इन सब चीजों में क्या क्या फैक्टर्स हमें ध्यान में देने हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। सो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू लेबर्स इन द फैक्ट्रीज। बेसिकली फैक्ट्रीज एक्ट लाया क्यों गया, देखो इसलिए नहीं कि भाई ठीक है, 2-4 रीजंस क्या हो सकते हैं कि फैक्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। अब पहला, इट कुड बी दी पोल्यूशन लेवल, जो हर एक फैक्ट्री अलग अलग कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, तो ऑब्वियसली उनके कंटेंट्स अलग हैं, तो पोल्यूशन की डेंसिटी, पोल्यूशन की वॉल्यूम अलग अलग होगी, तो उसको मॉनिटर करने के लिए। सेकंड, मैं बोल सकती हूँ कि मैम जो लेबर्स मेरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन पे ध्यान देने के लिए कि क्या उनका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, या फिर उनको कोई बेटर वर्किंग कंडीशंस मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही हैं। इन्वायरमेंट को देखते हुए उनकी नीड्स को ध्यान में रखा जा रहा है या नहीं, राइट। बेसिक चीज हम बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान। अब वो फैक्ट्री उन्हें क्या वो 3 चीजें दिला पा रही है, दैट मीन्स उनकी वेजेस सही है या नहीं है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म सेट हैं उससे भी मिनिमम तो नहीं कहीं उन्हें मिल रहा, वो चेक करने के लिए, राइट। देन अब ऑब्वियसली आप काम कर रहे हो तो यू हैव द राइट टू आप साफ पानी पियो, आपकी फैक्ट्री में कुछ मेस या कुछ कैंटीन सॉर्ट ऑफ थिंग होनी ही चाहिए, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। देन हमें ये भी देखना है कि उनकी मेडिकल एड्स भी हम सेटिस्फाई करें कि भाई आप काम तो करा रहे हो, लेकिन अगर किसी को लग रही है कुछ भी है तो आप तो उसकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो मेडिकल फैसिलिटीज आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, क्या आपने प्रिकॉशंस लिए हैं कि अगर आपकी हैजार्डस में कैटेगराइज होती है, हैजार्डस इंडस्ट्रीज में कैटेगराइज होती है, तो आपने क्या मेजर्स लिए हैं, उन सबको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मैं बोलूंगी फैक्ट्रीज एक्ट आया, ठीक है। अभी हम जो फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ेंगे ना, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि फैक्ट्रीज में क्या आता है, ठीक। तो हम देखेंगे कि कुछ चीजें इन्होंने एक्सक्लूड करी हैं, जिसमें से कि पहला है माइंस। माइंस क्यों, क्योंकि माइंस का अपना ही एक एक्ट है, माइंस एक्ट, राइट, तो वो उससे रेगुलेट होती है, करेक्ट।
सेकेंड यहाँ पे जो एक्सक्लूड किया गया है वो है रेस्टोरेंट्स। वाई? क्योंकि देखो रेस्टोरेंट्स को हमने शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर कवर किया, तो हमने बोला फैक्ट्रीज एक्ट फिर दो एक ही सेक्टर पे एप्लीकेबल हो, वो भी सही नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमने रेस्टोरेंट्स को भी एक्सक्लूड किया गया है, राइट। अब मैंने आपको एक कुछ बेसिक पिक्चर दे दी है, बहुत इजी चैप्टर है, इट वुड बी अ स्मूथ जर्नी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू एंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स but also to promote health and welfare of the workers employed in the factories as well as to prevent haphazard growth of factories। haphazard growth of factories मतलब ऐसे नहीं कि भाई मेरे को आज किसी का भी मन किया फैक्ट्री सेटअप करने का तो मुंह उठाया और फैक्ट्री सेटअप कर दी, नहीं। आपको सेट नॉर्म्स को फॉलो करना है कि इतने एरिया में मेरी फैक्ट्री होनी चाहिए, ठीक है, उतना एरिया आपके पास हो, उतने इक्विपमेंट्स आपके पास हो, शहर से उतनी दूर आपकी फैक्ट्री सेटअप होगी। तो ये सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए तो इसको आप पॉइंट 1 दे सकते हो, बिकॉज पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। तो हम बोल सकते हैं टू इंश्योर करना एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स, करेक्ट, पहला। सेकेंड आप लिख सकते हो, देखो बट ऑल्सो को हम तोड़ सकते हैं दूसरे पॉइंट में। हम क्या पॉइंट बना लेंगे? सेकेंड इज टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन दी फैक्ट्रीज एज वेल एज, ठीक है, अब इसको भी तोड़ दो। थर्ड इज टू प्रिवेंट हैप्पीजेड ग्रोथ ऑफ दी फैक्ट्रीज। तो 3 मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आपके एक ही सेंटेंस से हमने एक्सट्रैक्ट किए। पहला क्या? इंश्योर करना एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। सेकंड टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स जो मेरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। थर्ड टू प्रिवेंट द हैप्पीजेड ग्रोथ ऑफ द फैक्ट्रीज। तो ये 3 मेरे ऑब्जेक्टिव हो गए किस चीज के? फैक्ट्रीज एक्ट के। दिस एक्ट इज लेजिस्लेटेड टू ले गाइडलाइंस ऑन वर्किंग कंडीशंस इन फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग लीव्स, वर्किंग आवर्स, हॉलीडेज एक्सेट्रा। अब भाई ठीक है, तुमने हो सकता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वर्कर्स को हायर किया हो, बट इसका मतलब ये नहीं है ना यू विल एक्सप्लॉइट देम, नहीं। तो उनकी लीव्स का हिसाब कैसे होगा, उनके वर्किंग आवर्स कैसे डिटरमाइन होंगे, हॉलीडेज क्या मतलब ऑब्वियसली किस पैटर्न में उनको दिए जाएंगे, तो ये सब भी चीजें रेगुलेट होती हैं। इट ऑल्सो इंश्योर्स हेल्थ एंड सेफ्टी वेलफेयर मेजर्स ऑफ द वर्कर्स इन द फैक्ट्री। This act made mandatory medical examination for children under the age of 15 while admitting to work as well periodically. Certificates of fitness is also necessary for young workers working in harbors, constructions, etc. बट देखो ये तो मैं बोल सकती हूँ ना कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ पेपर्स पे होती हैं बट नॉट इन एक्चुअली इन द रियल लाइफ, राइट। यू वुड ऑल्सो अग्री विद मी ऑन दिस कि लिखा है कि सर्टिफिकेट आपका फिटनेस का होना चाहिए। आप कंस्ट्रक्शन की साइट पे चले जाओ, छोटे से छोटा बच्चा वहां पे काम कर रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि वो एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेके काम कर रहा है? द आंसर इज नो। लेकिन मेरा एक्ट तो ये बोलता ही बोलता है, ठीक है। तो ये हुआ मेरा ऑब्जेक्टिव। The Act contains provision regarding hazardous process, constitution of site appraisal committee, compulsory disclosure of information, appointing competent person in handling hazardous substances, etc. कि अगर मेरी मान लो मेरी फैक्ट्री मैंने सेटअप करी है मैच स्टिक की, माचिस की, ठीक है। अब वो एक एक्सप्लोसिव केमिकल है, उसके लिए मैं कोई 15 साल से कम का बच्चा नहीं एम्प्लॉय करना चाहूंगी, 18 साल से कम का बच्चा नहीं एम्प्लॉय करना चाहूंगी। तो आई नीड टू मेक श्योर कि जो पर्सन उसको मतलब ऑब्वियसली मैं हो सकता है ना एक हेड बना दूं, ठीक है, और फिर उनको ये ड्यूटी दूं कि आप एम्प्लॉय करो यहाँ पे। तो क्या मैंने जिस पर्सन को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन को, उनकी मैंने अपनी जजमेंट से एक पर्सन को समझा कि हाँ ये मेरे डिपार्टमेंट का ध्यान रखेगा। तो अब उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी लोग वहां पे एम्प्लॉय करे जा रहे हैं वो एक सर्टेन क्राइटेरिया पास करने के बाद ही वहां पे एम्प्लॉय हों। As far as working hours of the adult worker is concerned, weekly hours, holidays, night shift, overtime wages, etc. It is provided that an adult worker should not work more than 48 hours a week
and should get 1 full day holiday in a week. A women worker should not be allowed to work beyond 10 p.m. and before 6 a.m. मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर जगह ये चीज फॉलो नहीं होती है, लेकिन होती भी है और नहीं भी होती है. इट्स अ मिक्स एंड मैच कॉन्सेप्ट, राइट. कुछ आप जैसे हम बोलते हैं माइंस की बात करूं, दो वो इसके अंदर नहीं कवर होता है, लेकिन हम माइंस की बात करूं तो वहां पे विमेन्स को एक सर्टेन ऑब्वियसली कामों के लिए नहीं एम्प्लॉय किया जाता. सर्टेन टाइम के बाद वहां पे उनको माइंस में नहीं जाने दिया जाता. तो ऑब्वियसली ये फॉलो होता है, लेकिन हम मान के चले कि हर जगह फॉलो होता है, वो भी सही नहीं है. So objects of the act. The Factories Act 1948 was therefore enacted and came into force with the objective to provide adequate compensation to the affected person. अब देखो, ये तो हमने बोला कि ठीक है, आपकी वेलबींग का हमें ध्यान रखने के लिए ये एक्ट आया है. आपके साथ कुछ गलत नहीं हो, फेयर वर्किंग कंडीशंस मिले, उसके लिए एक्ट आया है. अंडरस्टूड. Another possible reason is कि अगर मुझे काम करते हुए कुछ भी हो जाता है, कोई भारी मशीनरी मेरे हाथ पे गिर जाती है, कुछ और नुकसान हो जाता है जिससे कि मैं फिजिकली चैलेंज्ड आप हो जाते हो, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा. तो बोलता है वो चीज भी इसी एक्ट के अंदर रिजॉल्व करी गई है. द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड पर्सन्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, माइंस, यहाँ पे लिखा है लेकिन वी विल सी द एक्सेप्शन. Plantation, construction, mechanically propelled vehicles like automobile industries, right? And in some hazardous occupations are covered under the provisions of the Act. It is an act to consolidate and amend the law relating to labours in the factory. Main objective of the Act is to ensure adequate safety to promote health, welfare of the workers employed in factory. Now few cases are there. In the case of Ravi Shankar Sharma versus State of Rajasthan, court ने क्या बोला, that Factory Act is a social legislation and it provides for the health, safety, welfare and other aspects of the worker in the factory. In short, the act is meant to provide protection to the workers from being exploited by the greedy business establishment. And it also provides for improvement of working condition within the factory premises. कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ना, ठीक है, जो हमने अभी 3 बातें पढ़ी कि हेल्थ, सेफ्टी, हैजार्डस चीजों से बचाना, मेडिकली उनको प्रोवाइड करना, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं. बोलता है इसको कौन से केस में प्रूव किया गया था, रविशंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, राइट. नाउ in the another case, that is Bhikusa Yamsa Shastriya Limited versus UOI, the court observed that the act has been enacted primarily with the object of protecting workers employed in factory against industrial and occupational hazards. That means जैसे मैंने बोला ना कि कुछ आपसे मशीनरी में कुछ फॉल्ट था, कुछ आपके ऊपर गिर गया, आपका हाथ आ गया, आप फिजिकली चैलेंज्ड हो गए, उससे भी हमें फैक्ट्रीज एक्ट हमें प्रोटेक्शन देता है. फॉर दैट पर्पस इट सीक्स टू इम्पोज अपॉन द ओनर और द ऑक्यूपायर सर्टेन ऑब्लिगेशंस टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स and to secure for them employment in conditions conducive to their health and safety. तो इसका कौन ध्यान रखता है, ये केस में कौन से केस में डिसाइड हुआ, बिकुसा यमसा शास्त्रीय वर्सेस यूओआई. और ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, तो फिर रविशंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है. Another, also the landmark case of JK Industries Limited, etc. versus the Chief Inspector of Factories, history and significance of health and safety provision with regard to amendments in the Factories Act was traced with the court, observing the legal timeline for the same, providing the reason as the provision of the Act 1934 Act regarding safety, health, welfare of worker were found to be inadequate and unsatisfactory. इन्होंने देखो, अगर मैं बोलूँ कि फैक्ट्रीज एक्ट में ऑब्वियसली अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है, तो बोलते वो मेजर अमेंडमेंट्स कौन से केस लॉ पे डिसाइड हुए थे, क्या मतलब किसने आवाज उठाई, क्या इससे हमें पता पड़ा कि हमारा जो एक्ट है दैट इज नॉट अप टू द मार्क, इट नीड्स सम अमेंडमेंट्स रिगार्डिंग दी हेल्थ, सेफ्टी
एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। तो बोला जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस में ये चीजें डिटरमाइन की गई कि फैक्ट्रीज एक्ट नीड टू बी मोर फोकस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, राइट। So in view of large and growing industries activity in the country, an overhauling of the factories law became necessary. Right now, applicability of the act. Obviously it extends to whole of India. अब यहाँ से सुनना. It applies to factories as defined under the act. Applicable to all factories using power and employing 10 or more worker. मतलब होता है ना कि कुछ इंडस्ट्रीज में आज भी मैनुअली काम होता है और मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग दी पावर एज इन कि आप मशीन्स का काम कर यूज ले रहे हो, आप चीजों को पैक करने के लिए, जैसे अमेजोन वगैरह है, ठीक है, इनकी फैक्ट्रीज हैं। अमेजोन तो ऑब्वियसली इट्स नॉट इनटू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बट कुछ ऐसी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग में है उसमें आपको दिख रहा है कि भाई जैसे मान लो मसाले हो गए, स्पाइसेस हो गए, MDH हो गया, एवरेस्ट हो गया, और भी जो भी आपके इंडस्ट्रीज हैं ऐसे बड़े नाम हैं, उनकी ऑब्वियसली एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कुछ स्पाइसेस को मिक्स करके एक आपका सेट ऑफ कोई भी पाउडर बन रहा है। अब उसको पैक करने के लिए क्या होता है कि अपने आप मशीन से आप देखते होंगे यूट्यूब वगैरह में आप कि मशीन से आता है, उस कंटेनर के अंदर वो पूरा पाउडर जाएगा, फिर सील पैक हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो रहा है, ये पावर, मतलब दिस इज नॉट बीइंग डन मैनुअली बट विद द यूज ऑफ द पावर। तो बोलता है अगर कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री में 10 पावर का यूज हो रहा है, ठीक है, सारी चीजें मैनुअली नहीं हो रही हैं, पावर का यूज हो रहा है, वहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल है। और अगर कोई फैक्ट्री में सब चीजें मैनुअली आज भी हो रही हैं, जैसे मैं बोलती हूँ हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, तो आज भी चीजें अगर मैनुअली हो रही हैं और वहां पे 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल है। तो याद रखना, जहां पे पावर का यूज है वहां पे 10 या 10 से ज्यादा में एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन जहां मैनुअली है वहां 20 या 20 से ज्यादा पे फैक्ट्रीज एक्ट लगता है। हम वो कब देखेंगे कि भाई 10 या 20 लोग कब थे, बोलते हैं इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। अगर आज मैं चेक करने जा रही हूं तो आज से 12 महीने पहले तक का ट्रैक रिकॉर्ड में चेक करूंगी, बट इट डज नॉट इंक्लूड माइन सब्जेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ माइंस एक्ट 1952 और अ मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन, कि भाई आर्मी का कुछ भी है तो वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। सो मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू एन आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन माइन पे नहीं एप्लीकेबल होता है, रेलवे रनिंग शेड पे, होटल, रेस्टोरेंट्स और ईटिंग प्लेसेस पे फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। द बेनिफिट्स ऑफ दिस एक्ट्स आर अवेलेबल टू अ पर्सन हु आर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री एंड बी कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ द वर्कर, बट द डेफिनेशन ऑफ द वर्कर एक्सक्लूड्स एनी मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन। तो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर क्या चीजें नहीं आती हैं, क्या चीजें नहीं कवर होंगी, माइंस कवर नहीं होंगी, होटल, रेस्टोरेंट्स, ईटिंग प्लेसेस कवर नहीं होंगे, देन मोबाइल यूनिट ऑफ द आर्म्ड फोर्स कवर नहीं होगा, देन रेलवे रनिंग शेड भी कवर नहीं होंगे। तो 4 चीजें मैं फैक्ट्रीज एक्ट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड करूंगी। अब इस पे भी केस लॉ बन सकता है, आपको पूरी कहानी दे दी और ये चीज भी उसमें इंक्लूड कर दी। बोला कि अब बताओ कि ये एक रेस्टोरेंट है, उस पर क्या फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल है। तो जब तक मुझे बेस ही मेरा स्ट्रांग नहीं होगा, मुझे डेफिनेशन ही नहीं पता थी, तो हाउ कैन आई आंसर दैट पर्टिकुलर केस लॉ। फिर बोलते हैं कि मैम पेपर बहुत टफ आया। टफ कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट कि आपने अपना बेस कितना स्ट्रांग किया है, राइट। So the act consists of 120 sections and 3 schedules. Schedule 1 में है लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि इन्वॉल्व करती हैं हैजार्डस प्रोसेस को। सेकंड में है कि कुछ आप सर्टेन अमाउंट ऑफ भाई हमें चीजें बनाने के लिए केमिकल यूज करना पड़ेगा, तो एक परमिसिबल लेवल तक आप यूज कर सकते हो केमिकल, राइट। थर्ड इज कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीजेस, कि अगर ये काम करने से ये चीजें हो रही हैं तो वो इस एक्ट के अंदर कवर करी जाएंगी। देन कम्स दी हैजार्डस प्रोसेस, ठीक है, क्या है इसकी डेफिनेशन है। सो हैजार्डस प्रोसेस मीन्स एनी प्रोसेस और एक्टिविटी इन रिलेशन टू एन इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन दी फर्स्ट शेड्यूल। यहाँ पे लिखा है ना, शेड्यूल 1 में हमने किसकी बात करी है इस एक्ट के अंदर,
हेजार्डरस प्रोसेस की, ठीक है। तो बोलता है कोई भी ऐसा प्रोसेस या एक्टिविटी जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, अनलेस स्पेशल केयर इज टेकन, रॉ मटेरियल जो उसके अंदर यूज हो रहे हैं, इंटरमीडिएट एंड फिनिश प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, वेस्ट, एफ्लुएंस देयर ऑफ वुड cause material impairment to the health of the person engaged or connected therewith or result in the pollution of general environment। यहाँ पे क्या बोला गया कि hazardous process क्या है। तो hazardous process इन्होंने सीधा एक रेफर कर दिया कि वो सारी चीजें जो कि मेरे स्केड्यूल 1 ऑफ द एक्ट में मेंशन है वो hazardous process है, और उनसे रिलेटेड कोई भी मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है, उनको बनाने में रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक, उनके वेस्ट तक, जो भी उनके बाय प्रोडक्ट्स हैं, जिससे कि क्या दैट देयर ऑफ वुड कॉज मटेरियल इम्पेयरमेंट। हम उसको क्यों हैजार्डस बोल रहे हैं उनके सारे बाय प्रोडक्ट्स को, वेस्ट को, क्योंकि उससे मटेरियल इम्पेयर, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है ह्यूमन की हेल्थ पे, राइट, और या फिर पोल्यूशन वो एनवायरमेंट में क्रिएट करती हैं, तो वो पूरा का पूरा मेरा हैजार्डस प्रोसेस में कवर होता है। Provided that the state government may by notification in the official gazette amend the first schedule by way of addition, omission, variation, obviously वो कर सकते हैं। Now comes the manufacturing process कि manufacturing process हम किसे बोलते हैं। हमने बोला ना कि देखो जब भी अभी हम फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो हमने बोला जो फैक्ट्रीज कुछ चीजें मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आप उसमें इन्वॉल्व करोगे। हमने बोला जो भी इन हाउस हो रहा है, इन हाउस मतलब उस फैक्ट्री के अंदर जितना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। अब वही वो बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो अब एक बहुत वाइडर टर्म यूज कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर आता क्या है। तो हमने बोला मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मींस एनी प्रोसेस, चाहे आप उसके अंदर आप उस कोई भी चीज को बना रहे हो, उसको ऑल्टर कर रहे हो, फिनिश कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, breaking up, demolishing, otherwise treating or adopting any article or a substance with the use of with a view to its use, sale, transport, delivery or disposal। आप किसी भी चीज को चाहे बना रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो, उसका वॉशिंग कर रहे हो, ऑयलिंग कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, उसको डिमोलिश कर रहे हो, जिससे कि वो ट्रेडेबल बन सके। Another word would be, easy word for you to understand would be tradable, ट्रेडेबल बन सके, वो मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है। सेकेंड, पंपिंग ऑयल, ठीक है, वाटर, सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस, और जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग पावर, कि भाई जो मेरे पावर यूनिट्स होते हैं वो भी तो कोई वो मैन्युफैक्चर, वो कोई प्रोडक्ट एज ए टैंजिबल नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन वो पावर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, वो भी मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, उसमें से हम चीजों को सेग्रीगेट करेंगे, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कंपोजिंग टाइप्स फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग बाय लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, राइट, और अदर सिमिलर प्रोसेस ऑफ बुक बाइंडिंग, कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग, रीफिटिंग, finishing, breaking up ships or vessel, or preserving or storing any article in the cold storage। तो मैं बोलूंगी दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, कि देखो हम मैन्युफैक्चरिंग में फिर तुक्के मारने लग जाते हैं, पढ़ के नहीं जाएंगे तो बोल देंगे कि ठीक है कोई भी फिनिश प्रोडक्ट जो बन रहा है वो मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है। बट क्या ये आंसर सही है? नहीं। हमने बोला चाहे स्क्रैप या वेस्ट का काम हो रहा है, चाहे आप चीजों को प्रोसेस कर रहे हो, चाहे आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो, आप रॉ मटेरियल्स का यूज कर रहे हो, आप ऑयल, वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज, आप उससे रिलेटेड कोई काम हो रहा है, ये सब कुछ मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। लेकिन अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जब मैं बोलती हूँ ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है एक फैक्ट्री में, तो इट मीन्स कि फैक्ट्री के अंदर ये सब काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये काम कहीं और हो रहा है और चीजें रिफाइंड होने के बाद फैक्ट्री में आ रही हैं तो मैं उसको बोलूंगी कि मेरी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। द आंसर इज नो। आपकी फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में ये मैन्युफैक्चरिंग कंडक्ट होनी चाहिए, तभी हम उसको मैन्युफैक्चरिंग का नाम देते हैं। ये रादर देन ये सारी चीजें आपकी फैक्ट्री के अंदर होनी चाहिए, तो ही हम उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नाम देंगे। So on the above, on the basis of above definition, we can say कि any manufacturing process relates to any article or substance
कोई भी ऑयल, वाटर, ऑयल एक्सट्रैक्शन हो गया, वाटर, सीवेज, अदर सब्सटेंस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन का, प्रिंटिंग, बुक बिल्डिंग, शिप और वेसल, कोल्ड स्टोरेज। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में कितने पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट से मेरी डेफिनेशन बनी है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू फैक्ट्री। अब फैक्ट्री क्या है, मैंने समझ लिया हैजार्डस प्रोसेस क्या है, मैंने समझ लिया कि मैम मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। नाउ कम्स द मेन थिंग, जो हम एक्ट की बात करते हैं, फैक्ट्री। ठीक है, तो हम फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो हमने बोला कोई भी प्रीमाइसेस, अगेन वही बात, जहां पे 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं या कर रहे थे इन दी प्रीसीडिंग 12 मंथ्स विद द, ठीक है, एंड इन एनी पार्ट ऑफ विच, और उसमें और उस प्रीमाइसेस के किसी भी पार्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाज बीइंग कैरिड आउट विद द एड ऑफ पावर और इज ऑर्डिनरली सो कैरिड ऑन। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं, 10, अगर पावर का यूज हो रहा है, उस पावर का यूज करके वहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, और जो वो काम कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड क्या हो रहा है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मैंने बोला वो मेरी फैक्ट्री मानी जाएगी। अगर पावर का यूज नहीं है तो मैं बोलूंगी 20 या 20 से ज्यादा लोग जहां पे काम कर रहे हैं ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, ठीक है, आज काम कर रहे हैं या फिर कर रहे थे, 12 महीने का हम पूरा पैनल देखते हैं, and in any part of which manufacturing process is being carried on without the aid of the power or is so ordinarily carried on, तो वो मेरी फैक्ट्री की डेफिनेशन में आता है, करेक्ट। बट अब यहां से समझो, फैक्ट्री की डेफिनेशन में ये तो चीजें आ गई, राइट, लेकिन ये हमने बोला एक्सक्लूड होती हैं, दीज आर नॉट कवर्ड अंडर दी फैक्ट्री डेफिनेशन। 4 चीजें बोली थी, रेलवे रनिंग शेड, माइंस, होटल, रेस्टोरेंट्स और ईटिंग प्लेसेस, एंड मोबाइल यूनिट ऑफ द आर्म्ड फोर्स। ये हॉस्टल में है, दिस इज होटल, राइट। तो ये 4 चीजें फैक्ट्री की डेफिनेशन में कवर नहीं होती हैं, इसको अलग से हाईलाइट कर लो। आई एम श्योर यू आर कैरिंग विद यू दी कलर्ड पेन्स, हाइलाइटर्स, राइट, तो इसको प्लीज हाईलाइट कर लो कि ये नहीं इंक्लूड होता है, तो जो नहीं होता है उस पर तो मुझे ज्यादा फोकस करना है, तो दीज आर एक्सक्लूडेड। देन कम्स दी ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर कौन है, तो हमने बोला ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री मीन्स द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। तो मैं बेसिकली बोल सकती हूँ पर्सन हु इज एक्चुअली मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री और टेकिंग केयर ऑफ द फैक्ट्री, right, or taking care of various other things for managing the factory is an occupier, right, provided that in case of a firm or other association of individuals, any one of the individual partner member thereof shall deem to be an occupier। कि अगर फर्म है या हमने बोला एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो उसमें से जो भी इंडिविजुअल, ऐसा तो होता ही है ना कि हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं कि आपकी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये चीजों को मैनेज करोगे, तो वो पर्सन ऑक्यूपायर बोला जाएगा। सेकेंड, अगर कंपनी है तो एनी वन ऑफ द डायरेक्टर शैल डीम टू बी एन ऑक्यूपायर, जो हम बोलेंगे बेसिकली अ रिपोर्टिंग पर्सन इन रिगार्ड्स टू ऑल द थिंग्स हैपनिंग इन अ फैक्ट्री, राइट, और टेकिंग केयर ऑफ। देन in case of a factory owned or controlled by central government, state government or any local authority, the person or person appointed to manage the affairs of the factory by CG, SG, local authority as the case may be shall deem to be an occupier, right? Now comes the inspector appointment. Section 8 empowers the SG to appoint inspector, additional inspector, chief inspector, such person who possesses prescribed qualification। अब मैं बोल सकती हूँ कि मान लो मेरी केमिकल की हम फैक्ट्रीज की बात, या मैं बोलूँ जहाँ पेंट बनते हैं ना, अब ये चीजें फैक्ट्रीज में ही तो बन रही हैं, तो जहाँ मान लो पेंट बन रहे हैं, तो अब मैं वहां पे किस पर्सन को एज एन इंस्पेक्टर अपॉइंट करूंगी, या फिर एडिशनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड में उन्हें उन्हें नॉलेज हो उन केमिकल्स की। अदरवाइज मान लो मुझे और आपको उन सब चीजों की नॉलेज नहीं है, तो मैं वहां जाके क्या ही इंस्पेक्ट कर पाऊंगी, करेक्ट। तो क्या बोला, सच पर्सन जिनके पास वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस हैं, उनको मेरी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एज एन एडिशनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, राइट।
Section 8, subsection 2 empowers the state government to appoint any person to be the chief inspector. To assist him, the government may appoint additional joint deputy and such other officer as it thinks fit. ठीक है, ये तो अपॉइंटमेंट की बात होगी, लेकिन अब आती है पावर क्या है इंस्पेक्टर की, क्यों मैं अपॉइंट कर रही हूँ, वो क्या क्या कर सकते हैं. तो हमने बोला सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड इन दिस बिहाफ एन इंस्पेक्टर में विद इन द लोकल लिमिट्स फॉर विच ही इज अपॉइंटेड एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स. क्या वो कभी भी चाहे, देखो इंस्पेक्शन ही हो गया ना, अब एक इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करेगा, आप समझने के लिए ऐसे समझो. अब मैं अगर इंस्पेक्शन के लिए जा रही हूं तो मुझे अगर राइट मिली है, अथॉरिटी मिली है, तो मेरे पास ये भी होगा कि मैं जब चाहूं उस प्रीमाइसेस में एंटर कर सकती हूँ. ठीक है. सेकेंड पॉसिबल थिंग कुड बी, मैं जो चाहूं रिकॉर्ड्स को सीज कर सकती हूँ. कुछ मुझे वहां पे हैजार्डस लगता है, अगेन मैं उसको सीज कर सकती हूँ, या डिस्ट्रॉय करने को बोल सकती हूँ, डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, है ना. सो एंटर विद सच असिस्टेंस बीइंग पर्सन इन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट और लोकल और पब्लिक अथॉरिटी और विद एन एक्सपर्ट एज इट थिंक्स फिट एनी प्लेस विच इज यूज्ड और विच ही हैज अ रीजन टू बिलीव इज यूज एज अ फैक्ट्री. वो एंटर कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं उस प्रीमाइसेस को, प्लांट, मशीनरी, आर्टिकल, सब्सटेंस को, इंक्वायर कर सकते हैं इनटू एनी एक्सीडेंट, डेंजरस कुछ अगर हुआ है, वेदर रिजल्टिंग इनटू बॉडली इंजरीज, डिसेबिलिटी, एंड टेक ऑन स्पॉट और अदरवाइज स्टेटमेंट्स ऑफ एनी पर्सन विच ही मे कंसिडर नेसेसरी फॉर सच इंक्वायरी. कोई मान लो केमिकल एक्सप्लोजन हो गया, तो अब वो वहां जाएंगे, चीजों को एनालाइज करेंगे, उन्हें लगता है कि हाँ, पूछेंगे कि भाई उस समय कौन कौन था यहाँ पे, तो उनसे मतलब ऑब्वियसली वो जैसे हम बोलते हैं ना विटनेस के तौर पे कि आपने क्या महसूस कर रहे थे, आपकी कुछ टाइम से क्या पहले से ही केमिकल लीक हो रहा था, आपके जो भी ऑक्यूपायर है, ठीक है, उसने क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए थे, आप लोग क्या परेशानी सामना कर रहे थे. तो ये सब क्वेश्चंस पूछने का उनके पास फुल राइट है. Require the production of any prescribed register or any other document relating to the factory. Then वो और क्या कर सकते हैं, require the production of any prescribed register or other document, जो उनको इंस्पेक्ट करना है उसको वो आपको सामने रखने के लिए बोल सकते हैं, उनको अपने साथ लेके जा सकते हैं. सीज or take copies of any register, record or other documents, right? Direct the occupier that any premises or any part thereof or anything lying therein shall be left undisturbed. उन्हें लगता है कि भाई ये चीज थोड़ी सस्पिशियस लग रही है, तो वो क्या कर सकते हैं, सील कर सकते हैं, वहां पे शायद लॉक लगा सकते हैं, आपने देखा होगा, राइट. एंड वो ये भी ऑर्डर दे सकते हैं कि कोई भी पर्सन उसको एक्सेस नहीं करेगा जब तक हमारे कोई ऑर्डर्स पास नहीं हो जाते हैं. देन टेक मेजर्स एंड फोटोग्राफ्स एंड मेक सच रिकॉर्डिंग एज ही कंसिडर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन. In case of any article or a substance found in any premises, being an article or substance which appears to him as having caused or likely to be caused danger or to the health or safety of the workers, डायरेक्ट टू बी डिसमेंटल्ड. मतलब उन्हें लगता है कि ये चीज मेरे जो भी वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं या फिर टू पब्लिक एट लार्ज हार्मफुल हो सकती है, डेंजरस हो सकती है, उसको वहीं वो डिसमेंटल या डिस्ट्रॉय करने के भी ऑर्डर्स को पास कर सकते हैं. तो ये क्या थी, ये थी पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर. तो दिस कुड ऑल्सो बी आस्क्ड. देखो अब आप बोलोगे कि मैम क्या क्या पूछा जा सकता है, करेक्ट. देखो एक पर्टिकुलर चैप्टर में से जो चीजें आपको लगता है कि हाँ ये मेजर डेफिनेशंस है, इन पे ही मेरा चैप्टर बेस्ड है, ऑब्वियसली वो तो पूछी जा सकती हैं. देन अब और आप फैक्ट्रीज एक्ट में क्या ही पढ़ोगे, करेक्ट. अभी हम आगे जाके जब देखेंगे तो हम हेल्थ से रिलेटेड मेजर्स, ठीक है, आपके मेडिकल से रिलेटेड मेजर्स, ये सब हैं. बाकी यही तो चीजें हैं. आपकी पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर पूछा जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या है, यही आपसे पूछा जाएगा, राइट. देन कम्स दी सर्टिफाइंग सर्जन्स. तो बोलता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 द एसजी में अपॉइंट क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू बी सर्टिफाइंग सर्जन्स. तो कौन सर्टिफाइंग सर्जन्स होगा यहाँ पे, हमने बोला मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, राइट. मेडिकल practitioners could be the certifying surgeons for the purpose of this act within such local limits for such factory, class or description of factory as it may assign to them respectively. A certifying surgeon may, with the approval of the SG, authorize any qualified medical practitioner to exercise
एनी ऑफ हिज पावर्स, वो फर्दर अपनी ड्यूटी अगर डेलीगेट करना चाहें तो अगेन किसको कर सकते हैं, अगेन अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को, बिकॉज जो काम मैं जानती हूँ वही काम मेरी फील्ड का कोई पर्सन जानेगा ना, ऐसा नहीं कि रैंडमली मैं किसी को भी ऑथराइज कर दूं, नहीं. देन for such period as certifying surgeon may specify and subject to such condition as SG may think fit to impose, right? And reference in this act to certifying surgeon shall deem to include reference to any qualified medical practitioner when so authorized. मतलब जब भी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर सर्टिफाइंग सर्जन की बात हो रही होगी तो दैट मीन्स हम क्या किसको रेफर कर रहे होंगे, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को. करेक्ट. सो वो काम क्या करेंगे, हमने ये तो समझ लिया कि सर्टिफाइंग सर्जन वुड बी अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, बट वो करेंगे क्या, तो बोलता है वो एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्संस अंडर दिस एक्ट, की उनकी हेल्थ, जैसे हमने बोला ना कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आपके पास एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट. तो ऑब्वियसली है या नहीं है, या आपने फर्जी तो नहीं बनवाया है, फर्जी समझते हो ना, नॉट फर्जी कैफे वाला फर्जी, राइट. तो आपने कहीं ऐसे ही तो नहीं बना लिया किसी को पैसे देके, तो वो सब चीजें आपके जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ को एग्जामिन करेंगे. एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एंगेज इन फैक्ट्री इन सच डेंजरस ऑक्यूपेशन, ठीक है, कि भाई उनका ऑक्सीजन लेवल क्या है, यही चीजें हो सकती हैं. आप खुद हमें अपने कॉमन सेंस से सोचना है कि अगर कोई, अच्छा कई बार आपने अपने ऑफिस प्रीमाइसेस, अगर इफ यू आर वर्किंग समवेयर, या आपने आपके पेरेंट्स से या फिर किसी भी फैमिली मेंबर से सुना होगा कि आपके रूटीन चेकअप भी ऑफिस वगैरह में किए जाते हैं, या मैं बोलती हूँ कैंप होते हैं, सो दैट यू कैन गो एंड चेक फॉर योर सेल्फ कि भाई क्या क्या मेजर्स हैं. या आजकल तो कंपनीज इतनी बॉदर हो चुकी हैं कि वो खुद ही चाहती हैं कि उनका एम्प्लॉय फिट एंड फाइन रहे. तो सेम इज द केस विद द फैक्ट्री. फैक्ट्री में क्यों जरूरी है, क्योंकि काम ही आप अगर उनसे डेंजरस चीजों में करा रहे हो, हैजार्डस प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रही हो, तो ऐसा तो नहीं कि उनकी तो देखो कोई अगर बहुत ठीक है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर कोई आपके ऐसी जगह पे काम कर रहा है, कोल माइंस में काम कर रहा है ना, मैच इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या क्रैकर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ऑब्वियसली उनकी हेल्थ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है. टू मेक श्योर कि आप उनको ओवर एक्सप्लॉइट ना कर रहे हो, यू नीड टू इंश्योर दैट उनकी हेल्थ भी क्या रहे, अप टू द मार्क रहे. तो उन सब चीजों के लिए हमें सर्टिफाइड सर्जन्स की रिक्वायरमेंट रहती है. एक्सरसाइजिंग ऑफ सच मेडिकल सुपरविजन एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर एनी फैक्ट्री और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्री वेयर द केसेस ऑफ इलनेस हैव अकर्ड which it is reasonably to believe are due to the nature of manufacturing process. ठीक है, कि बेसिकली वहां पे भी अपॉइंट करेगा एसजी सर्टिफाइड सर्जन्स को, जहां पे आपके सुनने में आएगा कि इतने वर्कर्स, इतने लेबर्स रिपीटेड तौर पे बीमार पड़ रहे हैं. अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो प्रोसेस में वो इन्वॉल्व है उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से उनकी हेल्थ हैम्पर हो रही है, तो वहां पे सर्टिफाइड सर्जन की बात आएगी. द रीजन बाय रीजन ऑफ एनी चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड ऑन और इन द सब्सटेंस यूज देयर इन, और बाय रीजन ऑफ द अडॉप्शन ऑफ एनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि आपने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज किया है, या आपने कोई ऐसा रॉ मटेरियल आप उसमें इन्फ्यूज करने वाले हो जिसके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, और any new substance for use in the manufacturing process, there is likelihood of injury to the health of the workers employed in the manufacturing process. तो पहले भाई आपके सबका रूटीन चेकअप होगा कि आप वो ये भी देखेंगे कि ठीक है ये चीजें अगर बहुत ज्यादा हार्मफुल है दैट शुड नॉट बी इन्वॉल्व. ठीक है, तो वो पूरे मेजर्स आपको बताएंगे, चेक करेंगे. Young persons are or about to be employed in any work which is likely to cause injury to their health, and they will make sure कि young persons को आप इन सब कामों में इन्वॉल्व नहीं करो जहां पे जरा सा भी उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आ सकता है. देन अनदर टॉपिक इज ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर या मैन्युफैक्चरर. ना हु इज एन ऑक्यूपायर, हमने समझा कि अगर आपके एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या फिर फर्म है, तो जिस भी पर्सन को आप ऑथराइज करते हो, कंपनी है तो एनी वन ऑफ द डायरेक्टर कुड बी एन ऑक्यूपायर, राइट. एसजी सीजी इनके यूनिट्स हैं, तो ये अपॉइंट करेंगे टू अ पर्सन हु विल लुक आफ्टर टू द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री. तो ये तो हो गया ऑक्यूपायर. मैन्युफैक्चरर भी मैं समवॉट नहीं बोल सकती हूँ. तो अब यहाँ पे बात आती है कि इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, एंड ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में
कहाँ है, सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन में, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये चीज मुझे अच्छे से पढ़नी है, नीड नॉट टू बी इग्नोर्ड बिकॉज दिस कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम एज वेल। सो डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑक्यूपायर स्पेसिफाइड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। अब हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस ऑब्वियसली आई एम श्योर हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। सो फर्स्ट इज नोटिस बाय द ऑक्यूपायर। बोलता है अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 अ रिटन नोटिस शैल बी सेंट बाय द ऑक्यूपायर एटलीस्ट, बोलता है मिनिमम 15 days before he begins to occupy or use any premises as a factory। अब पहली बात तो मुझे पता पड़ गया कि ऑक्यूपायर होता कौन है, मैं पहले डेफिनेशन पढ़ के आई हूँ। अब इससे कनेक्ट करो, ये क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑक्यूपायर, मान लो कंपनी की बात करें हमने, ठीक है, कंपनी एक फैक्ट्री आपकी इंस्टॉल करने जा रही है, तो कंपनी को तो पता है ना कि ये काम हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, तो बोलता है वो एस्टैब्लिश करने से पहले कंपनी किसी भी डायरेक्टर को एज एन ऑक्यूपायर ऑथराइज करेगी। अब उस ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मिनिमम 15 दिन पहले तो करना ही करना है, बिफोर ही ऑक्यूपाई सच प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो कि एक फैक्ट्री के तौर पे हम यूज करेंगे। वो नोट किसको बताएंगे, टू द चीफ इंस्पेक्टर को, राइट। द नोटिस शैल कंटेन द फॉलोइंग डिटेल, नेम एंड सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपायर, कि आप फैक्ट्री कहाँ पे आप एस्टैब्लिश करने जा रहे हो, काम वहां पे क्या करोगे, और अपना नाम, अपना एड्रेस, किसके अंडर आप आ रहे हो, एज एन आप कोई कंपनी सेटअप, कंपनी एक फैक्ट्री को एस्टैब्लिश कर रही है, कोई फर्म कर रही है, गवर्नमेंट का यूनिट एक फैक्ट्री ओपन कर रहा है, तो वो पूरी डिटेल आप मेंशन करोगे। सो द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस और बिल्डिंग, आपकी खुद की बिल्डिंग है, आप उसके डॉक्यूमेंट्स को फर्निश करोगे। इफ इट ऑल यू आर टेकिंग इट ऑन लीज और रेंट, तो आप उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई मेरे जो ओनर है उसको पता है कि मैं इस पर्टिकुलर लैंड पे ये काम करने जा रही हूँ, तो वो आप एनओसी के तौर पे ओनर से आप नोटिस भेजोगे, तो उस चीज का भी आप इंफॉर्मेशन दोगे। क्या द एड्रेस टू विच कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू फैक्ट्री में बी सेंट। अब ऑब्वियसली हम एड्रेस मेंशन करेंगे कि जहां पे कल को कोई भी नोटिस, कुछ भी किसी से भी रिलेटेड कम्युनिकेशन आना है, तो वो किस एड्रेस पे आए। एज इन कंपनी हैज अ रजिस्टर्ड ऑफिस, राइट, कंपनी का घर क्या होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऐसे ही मेरी फैक्ट्री का भी हमें एड्रेस मेंशन करना होगा। द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट हुआ ना इस पर्टिकुलर चीज में, कि भाई ठीक है फैक्ट्री खोल रहे हैं, ये ओनर है, इतना लैंड है, ये काम करेंगे, बट उसमें क्या प्रोसेस हम इन्वॉल्व करने वाले हैं, उसकी पूरी डिटेल्स आप दोगे, कि इस पर्टिकुलर यूनिट पे किस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड होता था ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स। अगर वो एरिया ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था, तो पहले 12 महीने में यहाँ पे क्या काम हो रहा था, अगर वो फैक्ट्री ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है। तो अगर आप फ्रेश आपने लैंड लेके इंस्टॉल कर रहे हो, तो फिर बोलता है आगे 12 महीने में आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, उसकी इंफॉर्मेशन दोगे। और ऐसा भी, या फिर ये हो सकता है ना कि भाई 12 महीने यहाँ पहले क्या हुआ था वो बताओगे, और आप इस प्रीमाइसेस को लेके क्या कंडक्ट करने वाले हो, उसकी भी इंफॉर्मेशन दोगे। द टोटल रेटेड हॉर्स पावर्स इंस्टॉल्ड और टू बी इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री, मतलब आपका कितना कंजम्पशन ऑफ पावर है, आप कितना पावर कंज्यूम करने वाले हो, वो सब इंफॉर्मेशन भी दोगे। देन क्या लिखा है, विच शैल नॉट इंक्लूड द रेटेड हॉर्स पावर ऑफ एनी सेपरेट स्टैंड बाय प्लांट, की एक प्लांट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही, कितनी पावर यूज हो रही, भले वो प्लांट सेपरेट है, तो बोलते उसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप कितना कंज्यूम हॉर्स पावर करने वाले हो, उसकी इंफॉर्मेशन दोगे। द मैनेजर टू द नेम ऑफ द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, राइट। अब ऑक्यूपायर तो हो गया कि ये पूरा आपका ओवरऑल सुपरविजन करने वाला काम जो करेगा वो ऑक्यूपायर है, लेकिन ऑक्यूपायर माइट नॉट बी अवेलेबल एवरी टाइम, ठीक है। तो वो अपनी ड्यूटी उस ग्राउंड पे किसको डेलीगेट कर सकते हैं, मैनेजर को। तो उस फैक्ट्री का मैनेजर कौन होगा, उनकी इंफॉर्मेशन दोगे। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो पर डे आपकी
यूनिट पे काम जिन्होंने पास लास्ट 12 मंथ्स में किया है, अगर एग्जिस्टेंस में थी, तो उनकी इन्फॉर्मेशन दोगे। और जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे चीफ इंस्पेक्टर आपसे इसके बाद मांगते हैं या फिर इसमें एडिशन होता है तो वो आपको फर्निश करनी पड़ेगी। नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मैनेजर, कि भाई हमने यहाँ तो बता दिया था एस्टैब्लिश करते टाइम कि ये मेरे यूनिट का मैनेजर है, लेकिन फॉर इंस्टेंस वो चेंज भी हो सकते हैं, राइट। तो अगर कोई भी चेंज आता है तो हम न्यू अपॉइंटमेंट के बारे में भी ऑक्यूपायर चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। अब आती है जर्नल ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर। उनकी जर्नल ड्यूटीज क्या है, तो बोलता है एवरी ऑक्यूपायर शैल इंश्योर सो फार एज इज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल द हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर। देखो फैक्ट्रीज एक्ट में 3 वर्ड तो आप मान लो आपने मतलब याद कर ही लेने हैं, क्या? हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर, हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर, HSF या मतलब HSF इज ऑब्वियसली फाइन, ठीक है। तो आपको जो भी शॉर्ट फॉर्म सही लगता है, HFS हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर, हर जगह ये 3 वर्ड्स आ ही रहे हैं। ऑफ ऑल द वर्कर्स वाइल दे वर्क इन द फैक्ट्री, क्या इंश्योर करेगा? दैट द प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड सिस्टम ऑफ वर्क इन द फैक्ट्री दैट आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ, कि भाई जो भी काम यहाँ पे होने जा रहा है दैट इज अंडर द सर्विलियंस, सबसे पहली बात। सेकेंड, वो मेरे किसी भी तरीके से वर्कर की हेल्थ एंड सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अरेंजमेंट्स जो फैक्ट्री में हुए हैं फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी एंड एब्सेंस ऑफ रिस्क टू हेल्थ इन कनेक्शन विद द यूज, हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स एंड सब्सटेंस, कि पूरा आप रोड मैप दोगे कि अच्छा इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में ये चीज मैन्युफैक्चर हो रही होगी, पर डे इतने ही यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ी कि आप ओवर टाइम करा रहे हो, तो वो भी एक लिमिट है, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इतने ही यूनिट्स हम मैक्सिमम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उसका ट्रांसपोर्टेशन का जरिया क्या होगा, उसको हम स्टोर कहाँ करेंगे, पूरा एक रोड मैप आपने तैयार करना है। द प्रोविजन ऑफ सच इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन जो कि जरूरी है उस हो सकता है प्लांट को चलाने के लिए, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए आप पर्टिकुलरली अपने वर्कर्स को इस चीज की ट्रेनिंग दोगे। The maintenance of all the places of work in the factory in a condition that is safe without risk to health, provision and maintenance of such means access to an egress from such places are safe and without such risk, कि भाई आपकी अगेन वही बात कि HSF हेल्थ, आपकी सेफ्टी, आपका जो वेलफेयर है वो ध्यान में रख के चीजों को इंस्टॉल किया गया है प्रॉपर। अभी हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है कि ऑक्यूपाई ये भी देखेगा कि आपके जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर हो, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर हो, मेडिकल एड या मेडिकल किट हम जो बोलते हैं वो प्रॉपर हो, राइट। Then the provision, maintenance or monitoring of such working environment in the factory for the worker that is safe without risk to health, adequate as regard facilities and arrangement for welfare at work. तो मतलब बेसिकली ऑक्यूपायर का काम क्या है? चेक करना, इंश्योर करना कि हेल्थ, वेलफेयर, सेफ्टी, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर सबकी, मेरे हर वर्कर की, हर लेबर की इंटैक्ट रहे, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एंड फॉर दैट अगर कोई भी हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं तो वो आसानी से ऑक्यूपायर ले, सो दैट कोई भी इंसिडेंट्स जो होने वाला है वो रुक पाए, राइट। देन कम्स द मेजर्स टू बी टेकन बाय फैक्ट्रीज अगेन फॉर HS, आप बोल सकते, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? HSF, तो हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर का F ले लिया था। तो जो भी आपको सही लगता है, HSW कर लो, HSF कर लो, विच एवर यू आर कंफर्टेबल इन। तो अब हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे कि हेल्थ से रिलेटेड मेरे क्या पॉइंट्स है, सेफ्टी से रिलेटेड मेरे क्या पॉइंट्स हैं, एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स से रिलेटेड मेरे क्या पॉइंट्स हैं। तो आई गेस हम यहाँ से अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, एंड दैट वुड बी प्रोबेबली द लास्ट पर्टिकुलर क्लास ऑफ दिस यूनिट, दैट मीन्स चैप्टर 16 यूनिट 1। फिर अब हम देखेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 इज क्वाइट स्मॉल देन दिस, तो वो हम शायद एक ही क्लास में कवर कर देंगे, बिकॉज देखो ये इजी है, आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा होगा, बिकॉज ये चीजें ऐसी हैं जो हम जानते हैं। दिस इज नॉट समथिंग न्यू कि अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, तो वो चीजें जल्दी हो जाती हैं। एंड देन 16 चैप्टर का यूनिट 3 इज वेरी वेरी स्मॉल, वो तो ऑब्वियसली एक क्लास में ही हम कवर करेंगे।
करेक्ट। कोई भी डाउट है, कुछ भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर कैसे फ्रेम करना है, या एनी अदर डाउट, प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है। अपने कोई भी डाउट्स को कैरी फॉरवर्ड मत करो, मार्कर्स का यूज करो सो दैट जो भी, जैसे हमने बोला ये चीजें एक्सक्लूड होंगी तो दैट स्पेसिफिकली नीड टू बी हाईलाइटेड कि ये नहीं आएगा इसमें, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चंस हमारे ट्रिगर होते हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर।